नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके का में। सवाल लाख टके का में पहला सवाल ये कि आज निचले स्तरों से जो रिकवरी देखने को मिल रही है, क्या बाजार बंद होने तक ये रिकवरी रहेगी जारी? सवाल नंबर 2, अब चूंकि बड़ा दिन 25 दिसंबर क्रिसमस का वक्त नज़दीक आ रहा है, तो क्या एफआईएस की तरफ से सेलिंग और बढ़ती हुई दिखाई देगी? सवाल नंबर 3, अभी बाजार में रणनीति बनाई कैसे जाए? और अब चूंकि बजट के लिए समय कम बचा है, तो रेलवे, डिफेंस जैसे शेयरों में क्या पोजीशन बनानी चाहिए या फिर दूरी बना करके रखनी चाहिए? इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और इसके अलावा जो भर भर के आपके सवाल आ रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी तलाशेंगे। तो आप अपने लगातार इस कार्यक्रम में बने रहिए। लेकिन सबसे पहले नज़र डालेंगे बाजार के ऊपर। तो 25,904 का लो लगाने के बाद शानदार रिकवरी बाजार के अंदर देखने को मिली और 26,030 का इंट्राडे हाई देखने को मिला है। गौरव त्यागी जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं विपुल सर नमस्ते, रवि सर आपको भी नमस्ते। नमस्ते आपको भी सर। कह रहे हैं पीएनबी को लॉन्ग टर्म के लिए क्या करंट प्राइस पे बाय किया जा सकता है? तो नई खरीदारी करना चाह रहे हैं। पीएसयू बैंकों में जो रिकवरी रही है सर, उसको लेकर के क्या टिप्पणी आपकी रहेगी और क्या करंट लेवल पे पीएनबी में वैसी तेज़ी नहीं आई सर, जब कुछ एक पीएसयू बैंकों में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही। क्या 117-18 पे अच्छा लग रहा है? क्या खरीदा जा सकता है पंजाब नेशनल बैंक? देखिए विपुल जी, अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो सिर्फ यही एक ऐसा काउंटर है जो कि थोड़ा सा वीकर साइड पर है। थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथ आपको कम देखने को मिलती है। और अगर अपवर्ड मोमेंटम में देखते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 125 128 के पास आता है और वापस से सर अपना झुका लेता है कि अब मैं फिर से वापस डाउनवर्ड चैनल की तरफ जाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर आपको बहुत कुछ एक्टिविटी अगर करना है तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। पीएसयूज की तरफ अगर देख रहे हैं तो मुझे लगता है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर छोटे मझोले जो बैंक है, यूनियन बैंक है, यूको बैंक है, इन सब में थोड़ा सा अट्रैक्शन ज्यादा बन सकता है। फेडरल बैंक ने तो फिलहाल सारे रिकॉर्ड से आपको बाहर से देखें तो जो एक एकुमुलेशन था, जो थकान थी, वो ऐसी दौड़ लगाई कि वो सबसे आगे निकल गया और अब भी उसी जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पीएनबी की अगर बात करें तो मुझे लगता है थोड़ा अवॉइड रखना चाहिए। बाकी बैंकों में आप ट्रैक्शन देख सकते हैं। पीएनबी को अभी अवॉइड करें। ये थोड़ा सा सलाह रवि सर की है यहाँ पर। बाकी पीएसयू बैंकों की तरफ फोकस करें। आगे चल के कार्यक्रम में ये भी पूछेंगे कि पीएसयू बैंकों में उनका फेवरेट काउंटर अभी के लिहाज से कौन सा यहाँ पर उनको दिखाई दे रहा है। चलिए, गौरव जी से एक निवेदन और है। गौरव जी, एक ही प्रश्न को 100-150 बार आप भेज देते हैं, ये गलत बात है। क्योंकि कई बार क्या होता ये है कि बाकी लोगों के सवाल उसमें छुप जाते हैं, लेकिन हम लोग ढूंढते रहते हैं। जैसे निखत जी का सवाल हमें मिल गया है और फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं शक्ति पंप को लेकर के। आज काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है और काफ़ी शानदार तेज़ी सुबह से ही यहाँ पर बनी हुई है। आज के गूगल ट्रेंड में भी शामिल है ये शेयर। 13% की तेज़ी यहाँ पर देखने को अब मिल रही है। 733 का लेवल देखने को मिल रहा है सर। फ्रेश एंट्री के लिए क्या अभी भी गुंजाइश है? जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, ट्रेन तो छूट चुकी है और ट्रेन जो छूटी है वो ऐसी जगह पे छूटी है कि जहां से कि अभी लोग जो फंसे हुए थे, जो पुराना बाय किया तो उनको निकलना चाहिए। फ्रेश बाय के लिए ये सिचुएशन यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी जो मोमेंटम है वो अभी 755 760 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर फेवरेबल नहीं है, क्योंकि आप अगर पूरे चार्ट को, पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे तो 11 तारीख से, आज हम 15 तारीख पे बैठे हुए हैं, 11 तारीख से इसमें 12 बजे के बाद से एक अच्छा वॉल्यूम ट्रैक्शन देखने को मिला। शायद मेरे ख्याल से कुछ न्यूज इम्पैक्ट यहाँ पर है जिसका अभी वॉलेटिलिटी पे असर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब आपके बाय करने लायक नहीं है। तो जो लोगों ने ले रखा है उनको भी ध्यान रखना चाहिए। लोअर साइड पे बहुत नीचे के लेवल देखे, 560-65 रुपए पे आपको बहुत दिन तक थकाता रहा, रुलाता रहा, डराता रहा। तो अब उस विदा को तोड़ने की जरूरत है और इन लेवल्स पर एक बार आप जो लोअर लेवल पर फंसे हुए तो उनको निकलना चाहिए। फ्रेश बाय की तो बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। चलिए, अभी फ़िलहाल के लिए नई खरीदारी की सलाह जो है यहाँ पर नहीं दी जा रही है। ये फ़िलहाल के लिए राय जो है आपके लिए निकल करके आई है। अगली टिप्पणी जो है तनु जी हैं। तनु जी कह रही मैं कितने, तनु भारती जी के नाम से आईडी बनी है, लेकिन कह रहे हैं मैं कितने टाइम से सवाल पूछ रहा हूँ
लेकिन ले नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टर अग्रवाल 560 के भाव पर लिया हुआ है, क्या मैं 100 शेयर और एवरेज कर सकता हूँ? सर, ये डॉक्टर अग्रवाल को लेकर के जानना चाह रहे हैं। ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है, लेकिन क्या सलाह रहेगी आपकी? एवरेज करना क्या यहाँ पर सही रहेगा? डॉक्टर अग्रवाल के अंदर करंट लेवल पे अगर हम देखें तो इनकी ख़रीद का जो भाव इन्होंने बताया है वो 560 रुपये के आसपास का है, और अभी ये 497 यानी कि करीब 60-65 रुपये का इनको लॉस हो रहा है सर। देखिए, थोड़ी सी सही है, आपने सही जगह पे पूछ लिया है। लॉस हो रहा है, लेकिन अभी इस स्टॉक में बहुत कुछ अच्छा मोमेंटम देखने के चांसेस नहीं है। सजेशन यही होगा कि यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए। 497 रुपये चल रहा है, 497। मुझे लगता है ये लेवल्स आपको निकल जाने चाहिए। 60 रुपये का नुकसान हो रहा है, लेकिन वो 60 रुपये का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको किसी दूसरे स्टॉक में मिल सकती है। लॉरिस लैब को ले सकते हैं, सिप्ला ले सकते हैं, सन फार्मा ले सकते हैं, मॉर्फिन लैब ले सकते हैं। नंबर ऑफ ऑप्शन पर अग्रवाल साहब से अभी बाय बाय कर लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए, लेकिन एग्जिट जरूर कर लीजिए। चलिए, ये बात है यहाँ पर। अच्छा, एक हाल की लिस्टिंग पे एक और सवाल आ गया है। ये विष्णु जी हैं हमारे, विष्णु मॉर्निंग स्टार के नाम से आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं विपुल जी बहुत बहुत स्वागत है, आपके ना रहने पर शो अधूरा लगता है, आपकी शैली को कोई पूरा नहीं कर सकता। अरे थैंक यू सर, इतना प्यार दिखाने के लिए। इनका प्रश्न है सर ओरकुला इंडिया के ऊपर। ये भी हाल की ही लिस्टिंग है और 30 शेयर इनके पास हैं। कह रहे हैं कि आईपीओ के प्राइस पे 705 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ है। कह रहे हैं कि अभी इनको एवरेज करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या फिर बेच देना चाहिए। तो एक और जो है प्रश्न जो है इनको इनका आया हुआ है हाल की लिस्टिंग पर। क्या करना चाहिए सर? ओरकुला इंडिया अभी 613 के आसपास है, 700 के ऊपर की इनकी खरीद है। 0.25% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है, क्या करें सर? देखिए, एक चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा विपुल जी की। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है, जो आईपीओ आते हैं, उन पे प्रोग्राम करना और उनके बारे में सही राय देना, उस चीज में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मैं ये जानता हूं बहुत अच्छे से कि आपको बोनस से बढ़िया कोई शो नहीं मिल सकता। विपुल जी को आप इतना फॉलो करते हैं, विपुल जी के बिना शो अधूरा लगता है, विपुल जी के बिना आपको जो है वो अच्छा महसूस नहीं होता है। तो सर, उनकी बातों को भी अच्छे से समझिए, और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इस कितने आईपीओ में हम लोग सिर्फ यही रिकमेंडेशन देते हैं कि बस प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लॉन्ग टर्म की लॉन्ग टर्म देखी जाएगी। फिलहाल पहला राउंड एग्जिट होने का, सही टाइम पे एग्जिट ना होने पे 700 का खरीदा 600 आ गया, 600 का खरीदा 500 आ जाए, सर दुख उतना ही होता है। अभी के हिसाब से एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। 590 के अगर नीचे जाता है तो दोस्ती छोड़ दीजिएगा, नहीं तो और ज्यादा दुखी होंगे। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच, बट 590 के नीचे एग्जिट। जी, चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी के लिए जो है चलते हैं अगले दर्शक के पास। और हमारे अगले दर्शक कह रहे हैं कि कार्तिक मलिक जी हैं। कह रहे हैं कि एक एनालिस्ट आते हैं कहते हैं बाय मत करो, एक आता है कहता है बाय करो। भाई ये क्या चल रहा है आपके चैनल पे? देखिए सर, देखिए, इसको लेकर के इतना कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कीजिए। आपको चुनना होगा। आपके पास सारे विकल्प मौजूद हैं। आपको रवि जी का एनालिसिस अच्छा लगता है, फिर उनकी फॉलो कीजिए बात। आपको किसी और का अच्छा लगता है, उनकी बात फॉलो कीजिए। लेकिन एक काम कतई मत कीजिए कि बाय आप रवि सर के कहने पे कर रहे हैं और सेल किसी और के कहने पे कर रहे हैं, या सेल किसी और के कहने पे कर रहे हैं और इनके कहने पे कुछ और कर रहे हैं। राय फिर एक को फॉलो कीजिए। सबका एनालिसिस का अपना अपना तरीका होता है, टेक्निकल एनालिसिस का अलग तरीका होता है, फंडामेंटल एनालिसिस का अलग तरीका होता है। तो जब आप किसी एक की बात को मान रहे हैं तो पूरी तरीके से बात मानिए। ऐसा नहीं कि जो आपकी राय आपने पहले से बना ली है। 90% लोग सर यही करते हैं कि उनको लगता है कि अगर उन्होंने कोई स्टॉक ले रखा है तो वो ढूंढते हैं हर जगह पर कि उस स्टॉक के ऊपर कोई पॉजिटिव राय मिल जाए, और फिर वो उसी को फॉलो करते हैं। बजाय इसके आप किसी एक व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं तो उसकी राय को ही पूरी तरीके से फॉलो करें। आपकी टिप्पणी क्या है सर? ये बहुत लोगों की कई बार टिप्पणी आती है कि सर इन्होंने कहा था कि बेच दो, अब आपके दूसरे एनालिस्ट कह रहे हैं खरीद लो। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो दर्शकों के मन में दुविधा रहती है इसको लेकर?
नहीं नहीं विपुल जी, आपने बहुत गहरी बात कही है लेकिन थोड़ा जल्दी कही है। मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा स्लो और धीरे रिपीट करें। लोगों के कानों में सुनने के बाद समझने के लिए थोड़ा सा समय देना होता है। और आपने बहुत सही बात कही। देखिए, आप फॉलो सबको करिए, लेकिन करते कर आप इसलिए फॉलो नहीं करिए कि आपको जो मन की है वही करनी है, उसका रीजन ढूंढने के लिए करिए। अगर आप किसी एक को फॉलो कर रहे हैं तो आप एक को फॉलो करिए। होता क्या है कि हम फॉलो किसी एक को करते हैं, लेकिन अपने मन की संतुष्टि के लिए जो कह रहा होता है, दूसरा भी जो बोल रहा होता है, उसको उसके रीजंस ढूंढते फिर कहते हैं ये नहीं अच्छा, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा, ये अच्छा है, क्योंकि ये मेरे मन की बात कर रहा है। और भैया, मन की बात करने वाले तो एक ही सदा प्रभु हैं, उनकी बात ही सुनिए। मेरे हिसाब से जो विपुल जी आपने बात कही वो बहुत गहरी है। पहला, कि देखिए आपका जो प्लेटफॉर्म है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आप वैरायटी, नंबर ऑफ वैरायटीज के आप जो है उनको लेकर आते हैं, अलग अलग एनालिस्ट को। और जिनको जो पसंद है उसको कंप्लीट फॉलो करिए, पूरा प्यार एकदम जूझ के करिए। जितना प्यार आप अपने बच्चों से करते हैं, जितना प्यार आप अपनी गर्लफ्रेंड से करते हैं, जितना प्यार आप अपनी पत्नी से करते हैं, उस तरीके का प्यार लाएंगे तभी आप परिवार आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब आप पूरी जद्दोजहद से आप लग जाते हैं एक चीज में, तो आपको तभी फायदा मिलता है। जब तक आप सिर्फ काम चलाऊ करते हैं कि अभी सपोज पीएनबी की बात करते हैं, मैंने कहा खरीद लो, एक एनालिस्ट ने बोला कि नहीं खरीदो। अब आपका मन तो खरीदने का ही था ना, तो आपको मैं अच्छा नहीं लगूंगा, दूसरा अच्छा लगेगा। जब नुकसान हो रहा होगा तो आपको कोई कहेगा निकल जाओ, आपका मन निकलने का नहीं है, वहां से रिवर्ट कर जाएगा। तब आप फिर कहोगे कि अरे रवि सिंह साहब ने तो मुझे गलत बताया था, निकलने को बताया था, मैं निकल गया होता तो मेरा नुकसान। तो सर, सबकी चीजें क्या है, सबको कुछ ऐसा ही व्यवहार लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है विपुल जी ने बहुत गहरी बात कही है, इस पे तो पूरा डिटेल में एक डिस्कशन करें तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। लेकिन पॉइंट यही है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर अलग अलग एनालिस्ट आते हैं, लेकिन सबके विचार को सोच समझ के अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं करें कि जो आपका मन है वही आप बस इस्तेमाल करें और बाकी उसके लिए रीजनिंग ढूंढते रहें। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। आप देखिए, वोडाफोन जब भी कोई खरीदता है ना, उसके बाद उसकी मार्केटिंग खुद चालू कर देता है। आज सरकार का ये आ रहा है, आज मैंने पेपर पे ये पढ़ा। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन सिर्फ एक होता है कि मैंने वोडाफोन अब खरीदा है, तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास ही है। और इस इंफॉर्मेशन को सही करने के लिए, क्योंकि वो सब खरीदता है तो आदमी ये सोचता है कि ये बाय में जाएगा, अब बाय में जाने का सही प्रूफ करने के लिए सारे लोग उसकी न्यूज को फैलाना शुरू करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से विपुल जी आप इस गहरी बात को जरूर रिपीट किया करिए, एक आध नहीं दो नहीं, बार बिल्कुल सर। प्रोग्राम में और करिए। नहीं नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये लोगों अपने मन की मत सुनिए सर, है ना। खुद एनालिसिस कीजिए, एक दिन, दो दिन, चार दिन, पैसे हैं आपके, एनालाइज कीजिए सबके व्यूज़ को, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, देखिए किसकी बात में कितना, जो आपको सही लग रहा है उसको फिर पूरी तरीके से फॉलो कीजिए। कहाँ पे खरीदने को बोला, कहाँ निकलने को बोल रहे हैं, कहाँ एवरेजिंग के लिए बोल रहे हैं। खरीदते आप इनके कहने पर हैं, बी के कहने पर होल्ड करते हैं, सी के कहने पर बेचते हैं, फिर आप हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे। एक को फॉलो कीजिए, सबका अपना अपना राय तरीका होता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इनकी राय से मुझे नुकसान हो रहा है, चेंज कर दीजिए। तमाम विकल्प मौजूद हैं, दूसरे को सुनिए, रवि जी को सुनिए। तो वो आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिए, देख करके, एनालाइज करके। जी सर। विपुल जी, एक एक बात आपकी बहुत, आप आज आप जो बातें कर रहे हैं ना, मुझे उस बातों में इतनी गहराई और सच्चाई नजर आ रही है कि उसके एक पॉइंट एक आध दो बड़े अच्छे आपने बोला। आपने एक बात बोली कि आप उसकी पेपर ट्रेडिंग करिए। मैं इस पे भी एक पॉइंट 1 मिनट का लेना बिल्कुल चाहूंगा। सर, बिल्कुल। सर देखिए क्या होता है विपुल जी, मैं सच बता रहा हूं, ये मैंने अपनी पूरी लाइफ में अब तक एक्सपीरियंस किया है कि जब हम ट्रेडिंग के लिए बात कर रहे होते हैं और जब हम किसी से कहते हैं कि तुम पेपर ट्रेड करके देखो कि मैं अच्छा हूं कि वो अच्छा है कि ये अच्छा है, तो होता क्या है कि वो सारे लोग जो पेपर ट्रेड करते हैं, जब वो कहता है तो वो बाय कर देते हैं, जब वो कहता है वो सेल कर देते हैं। और उस केस में क्या होता है कि उस आदमी का एक परफॉर्मेंस आ जाता है कि नहीं यार, ये आदमी अच्छा है। लेकिन जिस दिन से हम ट्रेड करने लगते हैं, उस दिन से हमारी वो सारी साइकोलॉजी हमारी आर पार हो जाती है। वो कहता है बाय कर लो, हम सेल कर देते हैं। वो कहता है सेल कर दो, हम बाय कर देंगे, हम होल्ड करके रखेंगे। वो कहेगा एग्जिट कर लो, कहेगा हम का एग्जिट करेंगे। तो ये जो हम वाला चक्कर है ना, ये बड़ा खतरनाक है। मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप। अच्छा सर, ये जो अभी आपने वोडाफोन पे जिक्र छेड़ दिया ना, आज सुबह से ही गूगल के ट्रेंड में है। अच्छा आपने याद दिला दिया। सवाल भी दो चार थे, नाम तो अभी मैं या ढूंढना पड़ेगा मुझे। लेकिन वोडाफोन में आपने टारगेट जो दिए थे, आज 12 रुपये का लॉस, 12 रुपये का सर वो तो क्रॉस कर गया। 12 रुपये 3 पैसे का हाई लगा है। क्या करें, अभी भी होल्ड करके रखें उन लोगों के लिए जिनके पास है, और जो लोग अभी भी खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? दोनों तरह के दर्शकों के लिए आपकी राय जानना चाहेंगे। आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है जी सर। नहीं विपुल जी, देखिए वोडाफोन का जो आप ये बोल रहे हैं, इसमें मुझे बड़ा पॉजिटिव कमेंट मिला पहली बार सोशल मीडिया पे। क्योंकि इसकी जो बाइंग रेंज है वो 9 रुपए 50 पैसे से हम लोग बाय देते आ रहे हैं। और बिल्कुल। जो हमारा पहला टारगेट है वो 13 रुपए का है, सॉरी 13 रुपए 50 पैसे का। तो मैं अभी भी कहूंगा होल्ड करके रखिए। तो लेकिन हंसी इस बात पे आ रही थी कि करना तो मुझे सबके मन किए, चलो पहली बार रवि सिंह तो कुछ साथ का बोले कि खरीदी लो। लोगों का तो मतलब थोड़ा लोगों को लगता है अच्छा रवि जी ने भी बोल दिया, अब तो होल्ड कर सकते हैं। होल्ड तब भी वो करते हैं अगर आप बेचने को कहते हैं, क्योंकि वो मन का एक वो जो है ना कि नहीं मैं ये जाएगा, वो तो वो वाली बात तो आपकी सही है। और ये मैंने देखा है, मतलब ये साइकोलॉजी लोगों से बातचीत करते करते मैंने देखे कि लोगों की रहती, खरीदने के बाद उनको लगता है मेरा तो चलेगा ही चलेगा। वो ढूंढते हैं फिर एनालिस्ट, किस एनालिस्ट की राय उस पर पॉजिटिव है, फिर उसी को मतलब राय को मानना है उनको। तो बेसिकली वो लोगों की एक्सपर्ट की बात नहीं सुनते, वो अपने मन की बात सुनते हैं। बस उस पर एक मोहर लगनी चाहिए एक्सपर्ट की। तो 13.5 रुपये के टारगेट है। अच्छा सर 9 साढ़े 9 पे, अच्छा ठीक है, जब नीचे आएगा 9 साढ़े 9 पे आपने कहा कि खरीदारी की सलाह है, और 13.5 का पहला टारगेट जब एक बार पूरा हो जाए फिर जो है इस पर रवि जी की राय हम लेंगे कि अभी क्या करना चाहिए। उसके बाद क्या चार्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बीएससी में फ्रेश एंट्री जानना चाह रहे हैं। ये हमारे दर्शक हैं, इन्होंने विपुल सर फैन के नाम से आईडी बनाई है, तो थैंक यू सर। तो आप बड़ा आप लोग प्यार दे रहे हैं। और सर मुंबई के अंदर भी मतलब बहुत लोग मतलब आपको लेके ढूंढ रहे हैं। इतनी तस्वीरें, मतलब इतना अच्छा लगता है कि लोग इतनी दूर दूर से आकर के और मिलते हैं और बातचीत अपनी एक इतनी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों को लोग याद रखते हैं कि उस दिन आप लोगों ने ये बात की थी, इस दिन ये बात रखी थी। तो बड़ा अच्छा लगता है सर। तो बीएससी में सर फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं हमारे जो दर्शक जिन्होंने मेरे नाम से आईडी बनाई हुई है, तो क्या सलाह देंगे? क्या ये लेवल सही है बीएससी में फ्रेश एंट्री के लिए? देखिए बीएससी में फ्रेश एंट्री अगर 20-30% करनी है तो बिल्कुल, जो 2.5% का आज करेक्शन है, ये लेवल्स अच्छे हैं। और मुझे ऐसा लगता है बेस्ट लेवल के हिसाब से अगर देखेंगे तो 2600 से 2500 के बीच के ले सकते हैं। 28-29 हजार के लेवल आपको फिर से देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है। हमारे एक रितेश कुमार जी दर्शक हैं, कह रहे हैं पीएसयू शेयर में फंसाया गया है और जानबूझकर गिरवाया गया है। 300 से ऊपर का एरिडा 132। अच्छा सर, ये बात तो आपको दिखाई दे रही है कि 300 से ऊपर का एरिडा 132, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि 32 रुपये पे लिस्ट होने वाला शेयर 300 रुपये पे इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? वो भी तो तब भी आपको ताजुब, लेकिन तब आपको 300 रुपये में भी सस्ता लग रहा था, लोग तब भी खरीदने को राजी थे। उसे क्या ही कहा जाए। रवि सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। समझ सके जो स्टॉक मार्केट वही रहेगा। वही तो मैंने, यहाँ पर वही जाएगा जीत। हाँ, तो अभी देखिए क्या है कि बिल्कुल सही कहा आपने। अब अब होता क्या है कि भाई जब स्टॉक चल जाता है तो हम कहते हैं मल्टी बैगर रिटर्न दे रहा है, हमारे हिसाब से चल रहा है। जब स्टॉक गिर जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 30 रुपए की चीज जब 300 जाती है तो खरीदने वाला रुकता नहीं है, थकता नहीं है। लेकिन जब 300 वाली चीज 30 रुपए रह जाती है तो फिर सारे हालात हाव भाव बदल जाते हैं और कहते हैं स्टॉक मार्केट में तो लूटते हैं लोग। लूटते इसी वजह से हैं क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट एक पूरा का पूरा ऐसा एक संगम है जिससे कि अगर आप समझ नहीं सकेंगे तो आप तुरंत धोखा खाते हैं। और यहाँ कोई गाड़ी में नया डेंट नहीं पड़ता है, यहाँ पर सीधे आपकी पॉकेट में डेंट पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक खरीदते समय उसकी वैल्यूएशन का जरूर ध्यान रखें, उसकी लप्पो झप्पो पे ध्यान थोड़ा कम रखिए। बहुत से स्टॉक्स हैं जो आजकल लिस्ट हो रहे हैं, बहुत से स्टॉक हैं जो पीछे लिस्ट हुए हैं, बहुत से स्टॉक हैं जो रियल वैल्यू पे चल रहे हैं। और अगर रियल वैल्यू पे नहीं चल रहे हैं तो बहुत से स्टॉक है जिनका मनी मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है। अगर उनका मनी मैनेजमेंट अच्छा है, दोस्त है आपका, तो अच्छी बात है। अगर मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो भले दोस्त जरूर हो, लेकिन बोलो सबको, चिल्लाओ सबको, लेकिन करो
अपना चुपचाप से। यहाँ पर हम्म। एल्डा की बात करें, देखिए अब जब बारी आ गई है कि 130, 132, 125, 120 ये रेंज पे अब रखा जा सकता है, तब सारे लोगों का डर बाहर आ रहा है। लेकिन टारगेट में 155-60 रुपए के टारगेट तो आसानी से अचीव हो जाएंगे। बने रहिए, दुखी मत होइए। बने रहिए, दुखी मत होइए, ये सलाह है आपके लिए। चलिए अगली दर्शक हमारे साथ हर्षा जी जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हर्षा जी को नमस्कार। जी नमस्ते सर। कैसी हैं मैम आप? बस फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया मैम, बताइए क्या प्रश्न है। और मुंबई में आप हमारे कार्यक्रम में आई थी मैम? जी जी सर। चलिए बढ़िया, कैसा रहा मैम कार्यक्रम? बहुत अच्छा था। चलिए थैंक यू मैम। और आप लोग ऐसे ही जो है हर तरह के कार्यक्रमों में जुड़ते रहिए, कोशिश करेंगे अब बाकी शहरों में भी हम पहुँचें। अभी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम लखनऊ में होने वाले हैं और ख़ासतौर से महिलाओं को फोकस में करते हुए कार्यक्रम होने वाले हैं। तो हमारी जो भी महिला दर्शक लखनऊ में के आसपास रह रही हैं तो वो बिल्कुल उस कार्यक्रम में पहुँचें। मैम बताइए क्या सवाल है आज आपका? जी मेरा सवाल ये इगाराशी मोटर्स के बारे में है कि क्या मैं उससे फ्रेश एंट्री ले सकती हूँ? अच्छा, जो करंट लेवल है उस पे। हाँ, और उसका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा? शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा, ठीक है मैम। सर क्या इस सेक्टर में ये कंपनी कैसी है फ्रेश एंट्री के लिहाज से? क्या इसमें एंट्री लेनी चाहिए? आज 1.5-2% ऊपर है, इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करती हुई अभी फिलहाल के लिए। तो बीते 3-4 दिन में 4-5% चली है। क्या अब करंट एंट्री के लिए ठीक है या फिर इसको छोड़ करके दूसरे विकल्पों पर जोर देना चाहिए? बड़ी दुविधा वाला सवाल पूछ लिया है आपने। और मैं दुविधा वाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इसको इंट्राडे चार्ट पे देखेंगे तो आप बहुत खुशी फील करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे इसको आप डेली चार्ट पर देखेंगे आप बड़े दुखी फील करेंगे और आपको पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट धोखे वाला लगेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि डेली चार्ट पर बहुत दिन बाद मैं पैटर्न एक देख पा रहा हूं। डेली चार्ट पर छोटा हो या बड़ा, बड़ा हो या छोटा, हर जगह पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। यानी कि ये स्टॉक 436 रुपए पे सस्टेन तो नहीं करेगा, पुल बैक दिख सकता है, हो सकता है आपको 470, 480 के रेट भी दिखाई दे। लेकिन वो रेट के बाद जो इसमें गिरावट आएगी वो शायद हो सकता है इस स्टॉक को 300 रुपए तक लेके जाए। तो डर जो है वो काफी बड़ा है। और इस जगह पे चल रही है कंसोलिडेशन, थोड़ा पुल बैक, कहीं ऐसा ना हो बुझते दिए कि ये आखिरी रोशनी हो। फिलहाल अभी के हिसाब से वेट एंड वॉच। अगर बने हैं तो पुल बैक में निकलने की कोशिश करिए। ऑटो सेक्टर के और स्टॉक्स बहुत हैं, लेकिन अभी फिलहाल कसमकस यही है कि यहां पर इससे एग्जिट होने की सोचिए। अच्छा, ये देखिए एक महीने में करीब 8% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर रहा है गार्सी मोटर्स के अंदर। तो मैम मतलब इतना रिस्क क्यों लेना, मतलब है ना, दूसरे विकल्प मौजूद हैं तो बेहतर विकल्प की तरफ देखा जाए। रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर नहीं एंट्री है तो रहने दीजिए, जिनकी एंट्री है बाउंस बैक में निकलने की कोशिश कीजिए। ये सलाह आपके लिए है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर मेटल पे क्या व्यू ले रहे हैं सर आप? चूँकि कमोडिटी बाज़ार पे भी कहीं ना कहीं आपकी पैनी निगाह रहती है। गोल्ड, सिल्वर, ये जो सिल्वर चल रहा है, हिंदुस्तान जिंक में अच्छा मोमेंटम, काफ़ी अच्छे रिटर्न आ गए हैं। क्या प्रॉफिट बुक करें अभी भी? क्या जिन लोगों की गाड़ी मिस हो गई है वो ख़रीदना चाह रहे हैं, एक फोमो फैक्टर है हिंदुस्तान जिंक में, क्या करना चाहिए सर? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? कॉपर, जिंक और ये एल्यूमिनियम जैसे नाल्को वगैरह में क्या, मतलब इन तीनों पे अभी अगर हम एक व्यू लेना चाहें तो कैसे बनाएं सर? कोई टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए विपुल जी, अलग अलग व्यू है। हाँ, पहला पहला। हिंद जिंक पे एक बार को बात करते हैं। आपको अगर याद हो तो हिंद जिंक की रिकमेंडेशन हम लोगों ने करीब फरवरी मार्च में रिलीज करी थी। बिल्कुल। हम इस समय खड़े हुए हैं दिसंबर में। लेवल पे डे टू डे अपडेट पे, डे टू डे अपडेट का मतलब है कि इसको 400 से लेकर आज 565 रुपए पे भी आ चुके हैं। हाई भी हमने इसका 800 रुपए का बनता हुआ देखा है। लेकिन अभी अगर आपका लॉन्गर टर्म व्यू है तो मैं कहूंगा इसको कंटिन्यू रखिए। 600 छूने से या फिर 650, 700 तक आने से रोक नहीं पाएगा कोई, पहला। दूसरा, अगर शॉर्ट पीरियड में खरीदा है तो प्रॉफिट बुक करना भी अच्छी बात है, जिसने अभी रिसेंटली खरीदा है, क्योंकि इसमें जो मूव आया है विपुल जी वो बहुत रिसेंट का है। रिसेंट का मतलब है कि हम
सिर्फ 24 नवंबर को देखें तो 457 और आज 557 का भी रेट क्रॉस कर गया है, 100 रुपए मिल रहे हैं। तो मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देखता हूं तो मैं निकलना चाहूंगा, प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा, उनको प्रॉफिट बुक करने की राय है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन लोगों ने ले रखा है, जिन्होंने साल दर साल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। अब आ जाते हैं आपके अदर स्टॉक्स मेटल की तरफ, जिनमें की सेल है, हिंडाल्को है, टाटा स्टील है, इनको जेएसडब्ल्यू स्टील है, इनमें एकुमुलेशन स्टार्ट है। ये अभी बजट तक एकुमुलेट करते रहेंगे। डिप पर बाय की स्ट्रैटेजी रखिए। पोजीशन एक बार में नहीं, पोजीशन कम से कम 5 बार में बनाइए। हर एक हफ्ते 2 हफ्ते में थोड़ा थोड़ा ऐड करते चलिए, छोड़ दीजिए। कितने दिन तक? ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन या 1 महीने तक अगर आप इसको बाय करने के बाद छोड़ देंगे तो मैच्योर होते होते आपको 5 से 8% का गेन दे जाएगा। ठीक, बहुत अच्छी बात सर। चलिए अगली टिप्पणी अगले दर्शक की जानते हैं, और ये बड़ी अच्छी एक सवाल आया है। बिमल सिंह रावल जी हैं सर, ये कह रहे हैं सर ये ऑपरेटर जो है वो मेरे घर में कैमरा लगा करके बैठा है। जैसे ही मैं बाई पे क्लिक करता हूँ मार्केट को हार्ट अटैक आ जाता है, और जैसे ही डर के मारे मैं सेल करता हूँ मरा हुआ शेयर भी धुरंधर बन जाता है। ये सर बहुत मतलब कॉमन समस्याएं हैं। मतलब ये सबको लगता है कि जैसे खरीदते हैं ऐसा लगता है उस शेयर में उसके हाथी खींच करके चल रहा हो, मतलब उस आगे बढ़ना नहीं है उसको, और जैसे सेल की बटन दबाते हैं ऐसा एकदम से शेयर में रिकवरी आती है। ये बहुत लोगों की शिकायत रहती है। बिमल सिंह जी को क्या कहेंगे आप? देखिए, आपके लिए तो बस एक ही बात कहूंगा, जिस दिन आपका सबसे ज्यादा बाय करने का मन करे उस दिन सेल कर दीजिए, जिस दिन सेल बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जो कि सर युगांडा से, उन्होंने आपके लिए सवाल भेजा था। कह रहे हैं गुड मॉर्निंग विपुल जी, संकेत पांड्या फ्रॉम युगांडा। कह रहे हैं आप कहाँ चले गए थे, मैंने शो नहीं देखा, 2 दिन आपकी एब्सेंट। अरे ऐसा मत करिए सर, कार्यक्रम में बने रहिए कीजिए, और थैंक यू युगांडा से इतना प्यार देने के लिए। कह रहे हैं कि प्लीज़ एडवाइस। अच्छा, ये आप रवि जी से हमेशा क्यूपिड के बारे में ही वो जानना चाहते हो। कह रहे हैं कि क्यूपिड पे राय दे दीजिए सर। सर अभी अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है, चला है काफ़ी। अभी क्या करना चाहिए? अब ये इन्होंने नहीं लिखा कि क्यूपिड ये खरीदना चाह रहे हैं या ये सर इस शेयर में वो कह रहा है मतलब 5.5% आज भी ऊपर है। 4-5 दिनों में 11%, 1 महीने में 34-35%, 6 महीने में 348%। चल क्या रहा है सर? क्यूपिड चल रहा है। क्यों चल रहा है ऐसा, मतलब क्या हो गया ऐसा देश में? क्या सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्या चल चुका है या अभी इसमें जान अभी बाकी है? देखिए, हाउस होल्ड और पर्सनल केयर का ये स्टॉक है, और अभी कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में ट्रेड हो रहा है। अभी के जिस हिसाब से वैल्यूएशन है उसके हिसाब से अभी चल रहा है, और अभी 455 रुपए तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी तो तेजी चली रही है। हालांकि जो आपने बात कही है वो ये थोड़ी रिस्की जरूर हो गई कि 160 रुपए से ये कंटिन्यू चल रहा है, तो थोड़ा सा जो है वो ओवर प्राइस भी होने की तैयारी कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है 455 रुपए तक अभी चलता रहेगा। ये बात है यहाँ पर। चलिए और अगली टिप्पणी कह रहे हैं अतुल सोम जी, बोनस परिवार को राम राम। राम राम सर। कह रहे हैं कि सर यूनाइटेड स्पिरिट्स और एबीडीएल जैसे शेयरों में क्या करंट जोन से बाइंग कैसा रहेगा क्या, या फिर सर इस सेगमेंट का कोई अच्छा शेयर बता दीजिए। 6 मंथ का व्यू है। तो वो जानना चाह रहे हैं जिस तरीके से नॉर्थ के अंदर अब हम देख रहे हैं कि अब दिसंबर का महीना, हालांकि वैसी ठंड नहीं पड़ी जैसी लास्ट ईयर पड़ी थी, दिसंबर आधा निकल गया है, लेकिन ठीक है बिक्री तो चली रही है सर। क्या मजरा वाले कौन से शेयर ऐसे हैं जिनको मौजूदा भाव पे खरीदा जा सकता है सर अगले 6 महीनों के लिए? सर ठंड के लिए पूछ रहे हैं, न्यू ईयर पार्टी के लिए पूछ रहे हैं? अभी के लिए तो इन्वेस्टमेंट के लिए, बाकी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मैं अलग से ले लूँगा सर आपसे। रेडिको खैतान ही पसंद ज्यादा आता है, और थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन महंगा तब सस्ता हो जाता है जब आप थोड़ा सा जो है वो शुरुआत कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी शुरुआत कर लीजिए जिससे कि आपको सस्ता भी लगने लगे, और जल्दी हम इसके लेवल्स जो है वो 4000 तक देखेंगे। वाह, चलिए। और ये बात के बाद कह रहे हैं कि रोलेक्स रिंग में एक हमारे मिंटू शील जी हैं, बहुत हमारे नियमित दर्शक हैं। कह रहे हैं फेवरेट विपुल सर और मेरा गुरु को प्रणाम। प्रणाम सर। तो
रवि सर आपसे जानना ही चाह रहे हैं, उन्होंने 2-3-4 शेयर भेज दिए। सर रोलेक्स रिंग में पूछ लेते हैं क्योंकि इस पर कम हम लोग बात करते हैं। सर फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, आपने इस पर मुझे ख्याल से रिकमेंडेशन दी थी सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। क्या मुस्कुरा रहे हैं सर आप? जी सर बताइए सर अरे क्या। भैया, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि विपुल जी, आपकी याददाश्त धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होती जा अरे रही है, वो सर भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कही, रोलेक्स रिंग मैंने 2 दिन की रिकमेंडेशन पे, ये मेरा टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक रहा। और इसने, सबसे बड़ी बात है कि इसने 12% की रिटर्न 2 दिनों के अंदर दी है। तो भाई, अब इतनी बड़ी रिटर्न 12-13% मिलती, तो मैं कहता हूँ नमस्ते बाय बाय टाटा ओके। बड़ा बढ़िया है, कहीं पे वो भी आता है ये, टाटा बाय बाय ओके हो गया। तो वो चीजें के साथ चलिए। मार्केट का ट्रेंड अभी बात करें तो देखिए, आप बाय करने लायक अभी नहीं है, प्रॉफिट बुक कर लिया है तो वेट एंड वॉच। जब बाय का आएगा तब बाय का हम लोग देंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो उड़ता तीर लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा डिप और आने दीजिए। थोड़ा डिप और आने दीजिए, फिर लिया जाएगा सर। मतलब ठीक ठाक चल चुका है तो अब सही कह रहे हैं सर कि मतलब जो है रिकमेंडेशन यहाँ पर रही थी और चला भी अच्छा। 22% की रैली आ गई 1 महीने में। अब ठीक है, अब थोड़ा महंगा हो गया, अब थोड़ा सा अब खरीदेंगे तो दिक्कत बढ़ सकती है। चलिए अब जरा विकास जी से बातचीत कर लेते हैं, और गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं विकास जी। की बातचीत जो है, कोई सी भी नेता की रैली सुन लीजिए, खाली विकास जी की बात होती है। विकास जी को नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? अरे हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं सर? सर मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आवाज़ थोड़ी कट रही है आपकी, बहुत धीमे बोल रहे हैं। सर बहुत अच्छा हूँ मैं सर। अरे आप अच्छे रहिए सर। और बताइए कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम सर आपको विकास जी? सर प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। आपका प्रोग्राम देख के हम लोग 2-4 हजार कमा लेते हैं। अरे सर आप कमाते रहें, खूब सारा कमाएं। क्या करते हैं गोरखपुर में सर आप? सर गोरखपुर मेरा घर है सर, कुछ कर रहे, स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं अभी? जी सर। चलिए अच्छी बात है सर कि पढ़ाई करते करते तो ये बातचीत का ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी ऐसी रखिएगा कि माता पिता के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े और पैसे बनते रहें थोड़े थोड़े। पढ़ाई के पैसे मत लगाइएगा उसमें। बताइए क्या सवाल है सर? सर कोचिंग से क्या है, तो 1700 52 शेयर है। कोचिन शिपयार्ड पे आपने लिया हुआ है, कितने पे? 1700 है? 1700। और शक्ति पंप में क्या करे सर? किस पे? शक्ति पंप में। शक्ति पंप किस भाव पे लिया आपने? सर अभी मैं बोनी जो 720 पे लिया। आवाज़ थोड़ी सी 720 पे? हाँ 720 पे लिया। 720 पे लिया हुआ है, ठीक है। दोनों पे बात कर लेते हैं पहले जरा। अभी शक्ति पंप पे हालांकि हम लोगों ने बात की थी, हालांकि वो फ्रेश पे उन पे आज इस पे सुबह एक रिकमेंडेशन आई थी हमारे कार्यक्रम में। 20 पे लिया, 15 रुपये बन रहे हैं, तो क्या आगे के लिए होल्ड करना चाहिए, नहीं होल्ड करना चाहिए रवि सर? सुबह 720 के आसपास ही शायद रिकमेंडेशन आई थी, सुबह माला जी ने दी थी शायद। तो 15 रुपये इनके बन रहे हैं। और दूसरा इनका है कोचिन शिपयार्ड पे सर सवाल। तो कोचिन शिपयार्ड में थोड़ा सा इनको लॉस हो रहा है, 1700 की खरीद है, उस पर क्या करना चाहिए? तो इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहते हैं सर। देखिए, शक्ति पंप 735 रुपये चल रहा है, 20 रुपये आपको अगर मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपकी जगह मैं होता तो 730 का एक स्टॉप लॉस डाल देता, 20 की जगह 15 ही लेके सेटिस्फाई होऊंगा, या फिर 50 रुपये लेके जाऊंगा। तो अभी तो जो मोमेंटम है उसमें मुझे लगता है 755 रुपये तक जा सकता है। तो थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते, इंट्राडे ट्रेड कर रहे थे, तब तो 15 रुपये सफिशियंट है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरा जो आपका कोचिन शिपयार्ड है, मुझे लगता है इसको थोड़ा अभी होल्ड करके रखिए। मेरे हिसाब से 1-2 वीक के बाद रिव्यू लीजिए। जी चलिए, ये बात है यहाँ पर। और इस बीच हमारे एक और दर्शक हैं संजय कुमार धीर जी। संजय जी कह रहे हैं विपुल जी रवि जी को नमन। मुंबई कार्यक्रम में के सफलतापूर्वक संचालन की आपको बधाई। धन्यवाद आपका सर। और JSW सीमेंट कह रहे हैं कि लिया हुआ इन्होंने 147 पे। कह रहे हैं कि इस पर आपका दृष्टिकोण क्या है? सर जरा दृष्टिकोण आप बताइए कि अब इन्होंने 147 पे लिया है। सीमेंट पे क्या करें? मतलब अब सीमेंट पे नज़रिया रखना भी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? JSW का सीमेंट ले रखा है सर इन्होंने, और अभी 120 के आसपास है, 27 रुपये के लॉस पे बैठे हुए हैं। क्या करें सर? देखिए, सीमेंट स्टॉक्स तो वैसे तो काफी हद तक पॉजिटिव है, और अगर इनको 27 रुपए का लॉस आ रहा है तो मेरे हिसाब से अभी होल्ड करके रख लें। लेकिन
ज़्यादा फोकस जो है वो अंबुजा सीमेंट और इंडियन सीमेंट पे करें, वो ज़्यादा अग्रेसिव और अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। फ्रेश बाय की राय नहीं है, लेकिन अभी वेट एंड वॉच कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 114। ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इन सब के साथ साथ सर, अब क्योंकि बाज़ार तेज़ है, थोड़ा सा निचले से स्तर से थोड़ी रिकवरी भी आ रही है, तो दो सेक्टर जो कि आप हर बार मतलब इतने अच्छे से बताते हैं, पिछली बार जब आपने इसका एनालिसिस किया था तो शाम को 8 बजे का जो हमारा सेगमेंट था, काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में दर्शकों ने देखा भी था। सर एक तो ये कि अब चूंकि आपने कहा था आगे चल के स्ट्रेटजी बनाएंगे रेलवे को लेकर के, इरकॉन को लेके काफ़ी लोगों के सवाल हैं, और भी एक दो स्टॉक्स पे टीटागढ़ आज चला भी है, BML चल रहा है। इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक हमें जोड़ देख रहे हैं, तो पहले तो अपने दर्शकों को थैंक यू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके लिंक को शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, आप तमाम जगहों पे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने में मदद करें। चाहे वो आप मुंबई से हों, गोरखपुर से हों, कोई साउथ में आंध्रा से जो लोग आप लोग सवाल भेज रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो सर पहले रेलवे पे बात कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी बात डिफेंस को लेकर करेंगे, क्या व्यू होने चाहिए। तो रेलवे पे अभी क्या अब समय आया है, नहीं आया है, क्या करना चाहिए, क्योंकि अब बजट में ज़्यादा दूरी रह नहीं गई है। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, पूरे रेलवे बास्केट को अगर यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसको डिप ऑन बाय, करंट मार्केट पे बाय, एकोमुलेशन, ये दो वर्ड अब आपको याद रखने चाहिए। डिप का बाय का मतलब है कि जब आप पोजीशन खरीद रखी है, 2-3% डाउन आपको स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ऐड करना मत भूलिए। एग्जिट करने की जो स्ट्रैटेजी है वो अब आपकी आएगी 15 फरवरी या 20 फरवरी के बाद। तब तक आपको इनको सिर्फ एक्यूमुलेट करना है। टीटागढ़ देख लीजिए, आज चलेगा, कल टेक्स रेल चल जाएगा, परसों राइट्स चल जाएगा, 2-3 दिन में RVNL चल जाएगा, या फिर धीरे धीरे एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स पे किसी भी डिप पे आप एक्यूमुलेट करिए। करंट लेवल पर जो लोग नए लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी, 40% फंड इन्वेस्ट करने से बिल्कुल कतराइए नहीं, इमीडिएट लगाइए। टॉप प्रेफरेंस में अगर देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि RVNL को रखना चाहिए, IRFC रखना चाहिए, कॉनकॉर रखना चाहिए, टेक्स इंफ्रा, ट्रेक्स रेल, टीटागढ़, इनको रखना चाहिए। राइट्स को भी आप एक बार को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अवॉइड करने के लिए दो ही स्टॉक बनते हैं। नंबर 1 जो है वो है इरिकॉन, और नंबर 2 की बात करें तो वो है IRCTC। बाकी सारे स्टॉक्स पर यहाँ पर एक्यूमुलेट करते चलिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे रिटर्न्स की संभावना बजट सेशन तक बनती हुई नजर आ सकती है। चलिए, और चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में चलते हैं अगली टिप्पणी। सर वो अगली टिप्पणी के लिए मैंने सोचा था डिफेंस के लिए, कोई हमारे दर्शक का सवाल भी था कुछ डिफेंस को लेकर के, अब डिफेंस में क्या करना चाहिए। तो पिछली बार आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था इसको, बहुत सारी डिटेल में, नए दर्शक जुड़ते रहते हैं। क्या करें सर, कुछ लोगों को लग रहा है कि डिफेंस थोड़ा महंगा हो गया है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं अब यहाँ से अब लिक्विडिटी खिसकती हुई दिखाई देगी और अब नए सेक्टर्स का समय आ रहा है, चाहे वो बैंक हो या फिर बाकी सेक्टर्स को लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। आपके विचार क्या हैं, अभी क्या करना चाहिए जिनके पास पोजीशंस है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डिफेंस काउंटर थोड़ा स्पेकुलेटिव मूव यहाँ पर चल रहा है और ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रहा। बार बार इनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और साथ में जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है वो पैनिक भी क्रिएट कर रही है। पैनिक क्यों क्रिएट कर रही है? क्योंकि जब गिरावट आती है तो वो गिरावट 3-4 दिन तक कंटिन्यू दिखती है, या फिर 2-2.5%, 2% की गिरावट हो जाती है। जब बढ़त होती है तो वो 1.5%, 1% की बढ़त होती है, यानी कि 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, 3 सीढ़ी नीचे उतर जा रहा है। कुछ सिचुएशन ऐसी नजर आ रही है डिफेंस काउंटर पे अभी के हिसाब से। इसमें कोई डाउट नहीं कि इन सारे स्टॉक्स को वेटिंग लिस्ट पर डाल देना चाहिए, वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी में रखना चाहिए। ना तो इसमें एक्यूमुलेट करना चाहिए, ना यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। हाँ, कुछ स्टॉक्स में मैंने प्रॉफिट बुक करने की पहले राय दी थी, लेकिन अब आज के बाद से वो भी राय यहाँ पर पीछे खींच ली है कि अब इनमें प्रॉफिट बुक करने का मतलब क्या है कि जैसे किसी ने थोड़ा नीचे खरीदा था, ऊपर गया, प्रॉफिट आ रहा है, बुक कर लिया। नहीं, अब नहीं करना है। अब इसको आप बजट के मिड ऑफ मंथ तक, यानी कि फरवरी तक या फिर 15 जनवरी तक एज इट इज रखिए, और थोड़ा सा धैर्य जरूर रखिएगा। अगर धैर्य नहीं है तो स्टॉक मार्केट पे भले निवेश करिए, लेकिन डिफेंस में मत करिए, क्योंकि ये उतना ही डराते हैं और उतना ही पैनिक भी करते हैं।
तो यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच। थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति जो है अपना करके चलिए, ये सलाह जो है वो रवि जी की तरफ से आप लोगों के लिए निकल करके आ रही है। और इस बीच एक टिप्पणी आई थी और सुब्रता बनर्जी जी कह रहे हैं सर सफरिंग, और उसके बाद से कह रहे हैं फ्रॉम योर साइड नॉट सपोर्टेड। क्या सपोर्ट चाहिए सर आपको, अब बताइए तो सही, आपने खाली ये लिख दिया। कुसुम जी लिख रही हैं कि विपुल सर यू आर इनक्रेडिबल। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ करके प्रणाम आपको। आप लोग इतने प्यारे प्यारे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। संतोष जी लिख रहे हैं विपुल जी, रवि जी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सर। ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर पे जानकारी जानना चाह रहे हैं सर कि क्या करें और क्या अभी बाय कर सकते हैं, और लक्ष्य भी आपसे समझना चाह रहे हैं कि अगर बाय करें तो यहाँ पर क्या हमको टारगेट रखने चाहिए। आज 11% ऊपर है, 310 रुपये 45 पैसे का भाव। अब समस्या यही हो जाती है कि तेज़ी के बाद क्या ख़रीदना सही है, क्योंकि पिछले 4-5 दिन के अंदर सर ये 33% चल चुका है, तो अब फिर थोड़ा सा डर लगता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नहीं बिल्कुल, देखिए क्या होता है विपुल जी, इस एनालिस्ट के हिसाब अगर हम आज ये बोलते हैं कि नहीं यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, 33% चल चुका है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, डिप आएगा तो खरीदारी करिएगा, मैं तो पूरी एक्सरसाइज ही यही करता हूँ। अगर आपने देखा हो तो मैं स्टॉक जब तक गिरता रहता है तब तक अभी कहता हूँ कि यहाँ पर एकुमुलेट कर लीजिए। जैसे डिफेंस काउंटर का भी हमने एग्जांपल लिया, मैंने आप लोगों को कह रखा है GRSC है, मैसडॉक है, BDL है, BEL है, इन सब पे एकुमुलेट करिए उसी तरीके से। क्योंकि जब दिन बदले हुए हों, रंग उड़ा हुआ हो, लोग परेशान घूम रहे हो, तो चीजें अच्छी मिल जाती हैं। और ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर में आपने बड़ा डीप ट्रेंड भी देखा, एकुमुलेशन भी होता रहा, थकान भी दिखाई दी। अब जब चल रहा है तो फिर पीछे मत भागिए, क्योंकि जब चल चुका तो वो निकल चुका। अब निकल चुका तो आप पीछे भागेंगे तो आपसे आगे निकल जाएगा और आप सिर्फ लड़खड़ा कर गिर जाएंगे। तो यहाँ पर जिनके पास पोजीशन है उनको रखिए, जिनके पास पोजीशन नहीं है छोड़ दीजिए इस स्टॉक को। 33-30% की रैली के बाद स्टॉक इतना दम रखता नहीं है, क्योंकि उसमें एक करेक्शन की संभावना बन जाती है। और वैसे भी आप लोग तो, मैं देखता हूं आज मैंने भी स्क्रीन सामने लगा रखी, क्या दिल बनाकर भेजते हैं सर। कभी रंगीन दिल है, कभी क्या नाम है, बहुत रेड दिल है, कभी टूटा हुआ दिल है। वाह सर, बहुत अच्छा लगता है, भेजते रहिए सर, आपके दिल पे हमें भी दर्द हो रहा है। वाह वाह वाह।